बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ही आपको एक खबर दे दूं। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट हलाक और इसकी तस्दीक हिंदुस्तानी मीडिया ने भी और एयरफोर्स ने भी कर दी हुई है। यहाँ पर सवाल सिर्फ एक है कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का मे वाला स्टैंड ऑफ हुआ, उसमें जो 7-8 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हिंदुस्तान के, और राफेल जैसे जो हाईटेक तैयारे थे वो मार गिराए, उसके बाद हिंदुस्तानी एयरफोर्स किस कदर अंडर प्रेशर है कि एक एयर शो, दुबई के एयर शो में जहां पर अपनी महारत का मुजाहरा करना है, वहां पर भी उनके तैयारे गिर रहे हैं और उनके पायलट जहां भाग हलाक हो रहे हैं वहां पर भी। सो ये कितने एयर अंडर प्रेशर हैं, उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल ये एक आज की खबर है। एनीवेज, आज के टॉपिक से जानी बातें हैं। आज के शो में जरा बात करते हैं IMF की रिपोर्ट की। आज के शो में बात करते हैं कि IMF की रिपोर्ट, जहां पर गवर्नमेंट की गवर्नेंस के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत में करप्शन, अफसरान के एहतसाब की बात करती है IMF की रिपोर्ट। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इतनी खामोश क्यों है? अपोजिशन है, अपोजिशन का किरदार तो यही होता है कि जनाब कोई भी इस तरह की रिपोर्ट आए तो दे टॉक अबाउट इट। वो गवर्नमेंट को उसमें कटहरे में खड़ा करते हैं कि भाईजान ये हुआ। अपोजिशन यहाँ पर है, अपोजिशन कोई ग्रैंड अलायंस बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, कोई एहतजाज नहीं दिखाई दे रहा, कोई नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर कुछ नहीं, कोई बहुत जो सीवियर इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात करता बंदा कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट के लिए ऑल इज वेल, लेकिन अपोजिशन की हालत देखते हुए बज़ाहिर लगता है ऑल इज वेल। पहले सेगमेंट में जरा पॉलिटिकल बात करते हैं। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया जनाब शाहिद खटक साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। खटक साहब अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, व्हाट हैपेंड दैट डे अडियाला के बाद? क्या हुआ उस दिन? मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, सोशल मीडिया के ऊपर भी हर तरफ थी, आपको भी शायद धक्कम पेल हुई, आपको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वहाँ पे साइड पे बैठे हुए थे रोड के साथ। पहले इन्होंने खुद ही बैरियर लगा के रोड ब्लॉक किया था। हमने कहा था हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं करना, हमने लोगों को कोई तकलीफ नहीं देनी। और पुलिस वाले कभी रोड ब्लॉक करते थे, कभी खोल देते थे। हम उधर बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, तो एकदम से एक पाइप आया, वाटर टैंकर खड़ा हुआ था। तो एक बच्चे ने वो उठाया कि ये तो इधर पानी छोड़ रहे हैं। तो वो साइड पे करा था कि एकदम वाल उन्होंने ओपन कर दिया पुलिस ने। तो हम बैठे हुए थे, मेरे साथ उस्मा आपा थी, नूरीन आपा थी और अलीमा आपा, हम बैठे हुए थे साइड पे कि एकदम पानी छोड़ दिया उस रोड के ऊपर। फिर हमने उनको कहा कि पानी आपने क्यों छोड़ा है, क्या मकसद है? तजलील आपका मकसद है? इससे पहले भी अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंका गया था, क्या उसकी तजलील हुई? देखिए, मैं इन चीजों के करने से लोगों की हमदर्दियां बढ़ती हैं, अल्लाह हमारी इज्जत बढ़ाता है, कम नहीं करता। अच्छा, फिर जब बैठे हुए तो थे, आप ये कह रहे हो हुकूमत आपकी इज्जत बढ़ाना चाहती है इलेक्शन? शायद देखिए, बेसिकली खान ने कहा था कि नालायक भी हैं, निकम्मे भी हैं, डफर्स भी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं और कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, उसके बाद हम खाना खाया, हमने वहाँ पे साइड पे बैठे थे, तो मीना खान इस तरफ साइड पे खड़ा था, मैं दोनों तीनों बहनों की मैं बीच में बैठा हुआ था। अलीमा आपा उठ गई तो मैं उस्मा आपा और नूरीन आपा के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान पुलिस आई, उन्होंने कहा उठो। मैंने कहा मैं क्यों उठूं, जब तक फैमिली बैठी होगी हमने यहाँ से जाना तो नहीं, आप क्यों नहीं मुलाकात करा रहे? तो उन्होंने यहाँ से गिरबान से पकड़ के, हाथों से पकड़ के मुझे फेंक दिया। और इवन वो गालियां मैं नहीं रिपीट करता, जो ऐसे गालियां, वो अल्फाज आपकी टीवी ना चला सकेगी और ना मैं चाहता हूं कि आपकी टीवी के ऊपर मैं वो गालियां रिपीट करूं, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है। उनको पता था कि आप MN हैं? उसने कहा तुम्हारी प्रिविलेज की ऐसी की तैसी की जगह उसने गालियां दी है। ये ऐसी की तैसी आज SHO साहब ने? हाँ, SHO साहब ने। और वहां पे पुलिस आई हुई तो चकवाल, क्योंकि मेरे ख्याल में क्रिकेट मैच के लिए बुलाया गया था, उधर इन्होंने इस्तेमाल किया वहां पे। और फिर मीरा खान को तो उस वैन के अंदर बंद कर दिया, मुझे वैन की तरफ लेके गए, फिर मुझे गाड़ी में बिठाया। अच्छा, हम फिर उतर आए, क्योंकि वहां पे बहनें अकेली थी, लोग भी कम थे, रात का टाइम था, सर्दी भी थी, और आपको पता है कि हमें सिक्योरिटी की भी उनकी बड़ी फिक्र होती है। तो हम जब दोबारा आए तो मैं और मीना खान पीछे से खड़े हो गई बहनों की, ताकि हम बैक पे खड़े हो। उधर से पुलिस ने दोबारा हमें पकड़ लिया, वरना इतने तगड़े नहीं है, उनको चपेड़ मारना, उनको गिरबान से पकड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी इस पे नैरेटिव ले लें। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। आपने शाहिद खटक साहब की गुफ्तगू सुनी। सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि जो उस्मा साहिबा, नौरीन साहिबा और अलीमा खानम साहिबा के साथ अडियाला जेल के बारे में, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? भूल जाइए फॉर अ सिंगल सेकंड कि ये है कि हम प्रोग्राम में कोई सब्सटेंस कॉन्क्रीट बात करने, मुझे बताया गया था कि IMF की जो रिपोर्ट है, सर उस पे मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं सर, फर्दर उसी पे आ रहा हूं, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। देखिए, ख्वातीन का एहतराम हमारे माशरे का एक बहुत ही अहम चीज है। किसी भी जगह कोई भी ख्वातीन हो, अगर उनके साथ जाती की जाती है तो हम इसके खिलाफ हैं, हमें अफसोस है और हम मजम्मत करते हैं। लेकिन ये बात
पता होनी चाहिए हमें कि इमरान खान साहब का जो अडयाला जेल में एक सिलसिला है, लोग एक जज्बे से आते हैं, फिर जो ड्यूटी देने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है वो उसको निभा रहे हैं। ये तो एसओपीज गाइडलाइंस उनको दी हुई है, उसके हिसाब से वो एक लिमिट से ज्यादा उसको नहीं बढ़ने देते, कंट्रोल करते हैं। और उसमें कभी कभी ऐसे वाकयात भी हो जाते हैं कि जो मेरे भाई ने बदला है, मुझे अफसोस है, मैं मजम्मत करता हूँ, लेकिन हमें ये सोचना है कि वो लोग भी जो अंदर जो इसको डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्हें क्लियर एसओपीज दी गई हैं, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। मैनुअल जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब उसमें कोई खुश भी हो सकता है और कोई नाराज भी हो सकता है। बहरहाल ख्वातीन के मसले पे मैं कहूँगा कि हमें अफसोस भी है और मजम्मत भी करते हैं। ख्वातीन का हमारे माशरे का सबसे अहम जुज़ है, और हम मेरी पार्टी खास तौर से जिसकी क़यादत एक ख्वातीन ने की, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, हम उसके लिए खुसूसी तौर पर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सर, सिंस यू सेड कि आईएमएफ की रिपोर्ट पे जरा बात कर लें। चले, मैं सिर्फ एक जुमले से आगाज कर रहा हूं सर। 92 ठोस इस्लाहात पर फौरी अमल दरामद का आईएमएफ ने कहा है। और एक सिर्फ जुमला में जो कंप्लीट पढ़ना चाहूंगा अपने नाजरीन के लिए, आज मेहताब हैदर साहब की रिपोर्ट की जो शाया हुई है, जो उन्होंने खबर इसको ट्रांसलेट करके छापा हुआ है। स्टेट रिपोर्ट में पाकिस्तान के रियासती ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई वसी, मुनज़्ज़म और बदतरीन करप्शन को बेनकाब करते हुए मुतालबा किया है कि इस नासूर को रोकने के लिए 92 ठोस इस्लाहात पर फौरी अमल किया जाए। सर, नासूर, मुनज़्ज़म और बदतरीन करप्शन, आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं। एक सूबे में आपकी हुकूमत भी है, मरकज में आपकी हुकूमत भी रह चुकी हुई है, सूबे में तो मल्टीपल टाइम्स आपकी भी हुकूमत है सर। नहीं, वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जी, और बड़ी गौर से पढ़ी है, और ये आंखें खोलने के लिए हम सबके लिए मैं समझता हूँ एक गुड गाइडलाइंस हैं। क्योंकि उसकी जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है जी, वो ये है कि अगर गवर्नेंस बेहतर हो जाए और करप्शन को रोक लिया जाए तो पाकिस्तान की जीडीपी जो इस वक्त 3% है जी, वो बढ़ के 5 से 6.5% हो सकती है। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी आइंदा 5 सालों में दोगुनी हो सकती है। अभी अगर $400 मिलियन की है तो 800 बिलियन डॉलर की हो सकती है, अगर हम गवर्नेंस को बेहतर बना लें, गुड गवर्नेंस कर लें। कौन करेगा? और मैंने अगर करना है या ये corruption- जो मेरे कैमरामैन खड़े हैं इन लोगों ने करना है सर? नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आर यू ये पार्ट ऑफ द सिर्फ- गवर्नमेंट सर? और भी हम हुकूमत के कोलिजन पार्टनर हैं, मुशावरत में So you are the government, शामिल हैं। You are the तमाम government. अच्छे मंसूबों में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल हमने कोई ओहदा नहीं लिया हुआ, हम वजीर नहीं है, इस्तिस्ना लिया हुआ है, ओहदा नहीं लिया हुआ सर। हमारी नहीं है एग्जीक्यूटिव पोजीशन। लेकिन ये रिपोर्ट तो उससे भी बुलंद है ना। ये तो रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह कहती है कि पाकिस्तान में नैप फेल हो गया है मिजरेबली। नैप के जो ऑब्जेक्टिव थे वो हासिल नहीं किए जा सके। और ये ग्लोबल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इस लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आइंदा मिर्जा साहब, आई एम सॉरी सर, एक जुमला मुझे कहना फिर पड़ेगा कि जब नैब जैसा इदारा हो तो फिर सदर को ताहयात इस्तिस्ना भी तो इसी मुल्क में मिल जाता है ना सर, तो क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद ये है कि आप उसको भी तो जरा सा हवाला दें कि जो 13-14 साल जेल में बेकसूर आदमी सदर के लेवल के जो हमारे पार्टी के चेयरमैन जरदारी साहब गुजार कर आए हैं, और उसके बाद ये अच्छा लगा सर किसने डाला था? सर जरदारी साहब को जेल में किसने डाला था? फिर जेल से बाहर आए, फिर वो सदर बने, फिर सदर से बाहर आए, फिर जेल में जाए। तो ये इस सर ये जेल में डालता कौन है जरदारी साहब को? सर कौन डालता है जेल में जरदारी साहब? शाहिद खटक साहब, ये तो बड़े मजलूम है पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं आप इनसे एक सवाल बार बार पूछे। चलो मैं इसकी तरफ बाद में आता हूं। पहली बात ये कि असल में इस वक्त हमें जो फिक्र है सबसे ज़्यादा वो इमरान खान साहब की आइसोलेशन की है। अच्छा, कि इमरान खान साहब को इन्होंने आइसोलेशन में डाल दिया है। इमरान खान साहब इस वक्त जो है उनके साथ हमारी पार्टी की फैमिली की किसी की मुलाकात नहीं हुई है। बुशरा बीबी साहिबा उनको इन्होंने आइसोलेशन में डाल दिया है, और मुझे इतलात है कि ये उनको कंबल नहीं दे रहे हैं, उनको सर्दी में रखा हुआ है। तो सेहत के हवाले से हमें तशवीश भी है, और जब तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती बाकी चीज़ों के ऊपर याद है मरियम नवाज साहबा के होटल के दरवाजे तोड़े गए थे? याद है किसकी हुकूमत थी? की हुकूमत थी सिंध के अंदर? नहीं, मरकज में किसकी थी? मरकज में हमारी थी।
एरिया किसका था? सिंध हुकूमत का था। तो पीपल्स पार्टी पे डाल तो दे। अभी आए ना केपी में कोई किसी का दरवाजा तोड़ देना मतलब सनम जावेद खान साहब को वहां से उठाया गया था। देखिए रोड के ऊपर से उठाया गया था, होटल के ऊपर से नहीं, किसी एरिया के। लेकिन सुबह तो हुकूमत तो आपकी थी ना। देखिए हमने रिएक्ट भी किया उसके ऊपर ना, हमने आईजी से जवाब तलबी भी की उसके मामले के ऊपर, अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसके ऊपर। तो ये जरदारी साहब को 13 साल अंदर किसने रखा? देखिए वो तो उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले आप इस पे नूरीन खानम जिनको बालों से घसीट के रोड के ऊपर घसीटा गया, ने भी कंडेम किया। नहीं देखिए उन्होंने दूसरी बात भी की कि जी जेल मैनुअल, देखिए जेल मैनुअल के दिन ही गए थे फैमिली मुलाकात के लिए, उसी को नहीं फॉलो किया जा रहा। वही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोटा बना के दिया था, जो तरीकेकार था, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। उसी दिन हम जाते हैं, हम पीर के दिन नहीं जाते, फैमिली बुध के दिन नहीं जाती, जुमेरात के दिन नहीं जाती, जुमे के दिन नहीं जाती, हफ्ते के दिन नहीं जाती, इतवार के दिन नहीं जाती। और उनका भाई है, देखिए हमारा पॉलिटिकल लीडर है, उनके खून का रिश्ता है इमरान खान साहब के साथ। वो अपने भाई के लिए आती हैं, वहां पे बैठती हैं, उनसे मुलाकात के लिए, और सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा। जो बुशरा बीबी की फैमिली है, चूंकि वो आपको पता है कि वो ज्यादा इन मामलात में नहीं इंटरफेयर करती या वो रोड के ऊपर नहीं आके बैठती। और आपको पता है कि हलीमा आप और ये तो पहले से शौकत खानम की कैंपेन की हुई है, वो हम पार्टी के अंदर भी वो हमारे साथ रही है, हमें भी जानती थी, हम उनको जानते थे। लेकिन जो बुशरा बीबी की फैमिली है, उनका तो बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, और उनको भी अंदर नहीं जाने देते। वो बेचारी भी, उनकी एक भाभी है, बेटी है, वो एक कोने में जाके गाड़ी में बैठी होती है। ये कितने जुल्म की बात है, ये कितने ये शर्मिंदगी की बात है कि एक खातून जो जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, साबिका खातून अव्वल है इस मुल्क की, उनकी बेटी को, उनकी फैमिली को उनसे मिलने नहीं देते, और वो है जेल के अंदर। बाकी इधर कभी किसी से ये कैंपेन कराते हैं, कभी आर्टिकल लिख देते हैं उनके खिलाफ। और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जब इनको इस्तिस्नाएं मिल गई है, जब इनका खौफ और डर खत्म हो गया है, अब किस चीज का डर है? अब क्यों नहीं मुलाकात होने दे रहे? कहते हैं 28वीं तरमीम भी आनी है, 150 तरमीम में ये कर ले, लेकिन मुलाकात बंद करने की क्या जरूरत? वो तो मजम्मत कर, पहले से बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी तो मजम्मत कर देगी, मुलाकात होनी चाहिए। मजम्मत की हद तक की चीजें नहीं है। देखिए हम फिलहाल आइन और कानून को फॉलो कर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर को इन्होंने फिलहाल मत कहे ना, फिलहाल देखिए अभी हमारे पास जब रास्ता नहीं बचेगा हम किधर जाएंगे, क्या करेंगे? हम अपने लीडर को आइसोलेशन में छोड़ देंगे अंदर। उनके वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, तमाम पार्लियामान में सबसे ज्यादा अरकान सूबाई और कौमी सब नहीं है उसके, तो हम इसी तरह हाथ में हाथ यहाँ पर शायद साहब एक सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, कल मैं एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, एमक्यूएम ने भी एक लंबी चौड़ी चार्जशीट है, अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर एक तरफ आप लोग वोट भी करते हैं हुकूमत के लिए, फिर हुकूमत के खिलाफ ही चार्जशीट, पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। सर व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, थोड़ा समझाएं सही कि पीपल्स पार्टी क्या अनफेयर कर रही है आपके साथ? देखिए पीपल्स पार्टी अनफेयर हमारे साथ नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी जो है अनफेयर विद रेफरेंस टू आर्टिकल 140A जो कि तरमीम में आना चाहिए था, 27वीं तरमीम में आना चाहिए था, अनफेयर कर रही है पाकिस्तान की अवाम के साथ, हमारे साथ नहीं कर रही। क्योंकि आर्टिकल 140A ये जो 27वीं तरमीम थी, इसमें आर्टिकल 140A एक वो शिक थी जो कि अवाम को डायरेक्ट डिलीवरेंस की हम बात कर रहे थे, और इसकी डिलीवरेंस लेवल बिल्कुल जो है इट वाज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो हम तो उसकी बात कर रहे थे, और उसमें भी बात ये थी कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये बहुत अच्छी शिक है, जो लोग कमेटी के मेंबर्स थे। मिर्जा साहब ये ऑब्वियसली इत्तेहादी हैं, मरकज में तो वोट एमक्यूएम ने दिए हुए हैं, लेकिन सूबे के लेवल के ऊपर इश्यूज आते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी। सर क्यों नहीं आप लोग बैठकर मामलात को हल करते हैं? पीटीआई को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप बैठो बात करो, वो आगे आते हैं, मामलात मुलाकात तक नहीं करवाई जा सकती वजीर आज़म साहब से। इसी तरह पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आप लोग बैठकर कराची या सिंध के मामलात के ऊपर बैठ के बात क्यों नहीं करते? देखिए एमक्यूएम हमारे साथ, हुकूमत के साथ अलाइज पार्टनर्स हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं, और हमारी उनसे मुसलसल मुशावरत जो है वो जारी है। जहाँ तक 148 का अरशद वोरा मेरे भाई हैं, उन्होंने जो पॉइंट रेज किया है वो यकीनन इनको उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया है, वजीर आज़म साहब से भी डिस्कस किया है, वजीर आज़म ने फ्लोर पे भी इसका अयादा किया है कि जी आने वाले वक्त में हम इसको एड्रेस करेंगे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि में ये ऑलरेडी डिवोल्यूशन ऑफ पावर हमने की हुई है, हमारा मेयर है, तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही हैं,
फंड्स एलोकेशन तरक्याती मंसूबों वगैरह के लिए उन्हें दिए जा रहे हैं। तो अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जहां ये समझते हैं कि मजीद उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, तो हम बैठ के उसको सुनने को और करने को तैयार हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो सुनने में आ रही हैं कि जो नेक्स्ट अमेंडमेंट में 18th अमेंडमेंट को रोल ओवर करने की बात की जा रही है, एनएफसी अवार्ड उसका फार्मूले को चेंज करने की बात की जा रही है, ये वो मौकिफ हैं जो हमारे असूली मौकिफ हैं। ये वो मौकिफ हैं जिनके ऊपर हमने स्टैंड लिया हुआ है और आगे भी लेते रहेंगे। चेयरमैन साहब ने कहा कि वो हम बदलने को तैयार नहीं है। लिहाजा कुछ असूली मौकिफ होते हैं जो हमारी मैनिफेस्टो को हिस्सा है, उसको हमें मेंटेन करना है। और उसके अलावा जो भी चीजें वी आर ओपन टू डिस्कस कि अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर किसी स्टेज पे कहीं कम है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें हमारे कोलिजन पार्टनर है, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है। अरशद वोरा साहब मेरे भाइयों से बढ़ के रहे, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो इंशाल्लाह वो कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिस पे बात की नहीं की जा सके। मेरा साहब यू नो व्हाट, मैं आपकी एक चीज मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर इतनी खूबसूरती से गुफ्तगू करके निकल जाते हैं, बंदे को लगता है इशू है ही कोई नहीं है। वोरा साहब, मुझे तो मेरे साहब की गुफ्तगू के बाद लग रहा है इशू है ही कोई नहीं पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का। सर, ऑल इज वेल। देखें, बात यह है कि इख्तियार बेग जिस तरह उन्होंने भी बताया, हमारे देरीना ताल्लुकात हैं, हमारी दोस्ती है, तो वो थोड़ा सा वो भी सॉफ्ट स्केल पर है और मैं भी सॉफ्ट स्केल पर ही अपना मुद्दा बयान कर देता हूँ। देखें, 18 अमेंडमेंट को कोई रोल बैक नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई भी अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कभी रोल बैक नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान नई अमेंडमेंट्स आती चली जाती हैं। 73 का आइन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जब दिया था तो उसके फौरी बाद अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ी थी और अमेंडमेंट्स उस वक्त भी आई थी। तो अब आर्टिकल, अब मैं जो बात कर रहा हूँ एनएफसी अवार्ड पे, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, देखिए एनएफसी अवार्ड जो है वो 15 साल पहले जिस तरीके से डिफाइन किया गया था उसमें 80% जो है वो पॉपुलेशन का इम्पैक्ट था। अब उस फार्मूले में उस वक्त की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था पाकिस्तान का, तमाम सूबों का, वो लेस देन 2% था। आज का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट हैज गॉन टू ए अलार्मिंग सिचुएशन। केपीके का जो है वो 3.5 या 3.25% चला गया है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जो है वो 2.5% पे है। तो देखिए ये जो पॉपुलेशन का इम्पैक्ट आता है और उसके हिसाब से एनएफसी अवार्ड में, क्योंकि पॉपुलेशन इज 80%, और फिर उस इन 15 सालों में आपकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आपकी जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चेंज हो गया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसको, और फिर आपने रिसेंट आईएमएफ की एक रिपोर्ट देखी होगी, आईएमएफ भी ये कह रहा है कि आपको एनएफसी अवार्ड जो है अब आज के हिसाब से उसको रिवाइज करना होगा। तो इस पे जरूरी है रिवाइज करें, आप बैठ जाए, उसको डिस्कस कर लें और इसको रीफॉर्मुलेट कर लें। जहां तक बात है आर्टिकल 140 का, देखिए आर्टिकल 140 सिंध में बिल्कुल इस वक्त जो है बल्दियाती हुकूमत मौजूद है, लेकिन तमाम यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनके पास फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट नहीं है। एमपीएम जो है सुप्रीम कोर्ट से जो केस जीती थी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, आर्टिकल 140 की सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं उसकी वापिस आ रहा डेफिनेशन हूँ वोरा साहब, मैं वापिस आता हूँ जरा। राय साहब ये कह रहा हूँ कि फिर भी डॉक्टर साहब सिंध मैं में- वापिस आता हूँ। सर मेरे साथ मैं वापिस आ रहा हूँ इस पे, आपकी तरह मैं वापिस आ रहा हूँ। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खटक साहब, दो चीज़ें जो उस पर मैं थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहूँगा। एक तो ये आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, कल से इसके ऊपर शोर मचा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल खामोश। लगता है कि ऑपोजिशन की तरफ जब जाते हैं, कोई इस तरह की रिपोर्ट आ जाए, मुल्क में करप्शन, बैड गवर्नेंस की बात आ जाए, तो वो पीटीए का शायद इशू ही नहीं है वो। एक नंबर 2, 18th अमेंडमेंट रोल बैक करने की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कहती है कि किसी के बाप में भी जरूरत नहीं। बिलावल साहब ने भी कहा, व्हाट इज योर टेक ऑन 18th अमेंडमेंट के एनएफसी अवार्ड, इसके ऊपर पीटीए की क्या टेक है? इस पे असल में ये जो चीज़ें इधर डिस्कस कर रहे हो, ये नूरा कुश्ती जो है इस मुल्क के अंदर, हम बेसिकली हमारी जद्दोजहद इसके खिलाफ है। हम यही कह रहे हैं कि इस मुल्क को लूटा गया, इस मुल्क के पैसों के जरिए बाहर जायदादें बनाई गई, लेकिन जब
अब आप वो दिन याद करें 9 अप्रैल, जब उससे पहले जब हमारी हुकूमत इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर था, जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही थी वो सारी की सारी ये रिपोर्ट कर रही थी कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ चली गई। मोडीज की रिपोर्ट उठा के देख ले, जितनी भी इंटरनेशनल जो फाइनेंस को समझते हैं आप उनकी रिपोर्ट देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी इशारिया थे, जितनी भी इंडिकेशन है मईशत के, सब बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब रिजीम चेंज हुआ, रिजीम चेंज के बाद डायरेक्टली एक क्रैश हो गया। जैसे आप जहाज ऊपर जाता है, जा रहा था, आपने डायरेक्टली क्रैश किया। हालांकि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हुई कि जी मईशत बेहतर हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, डॉलर का रेट जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, करप्शन गवर्नेंस कंट्रोल हो रही है। करें ना आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आए ना मुल्क के आवाम के सामने। अच्छा, वो तो तब करते रहे कि जब आप लोग की हुकूमत थी, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि आपने मईशत का बड़ा गर्क कर दिया। अब तो IMF की रिपोर्टें भी आ रही बड़ा हैं। सिंपल है, बड़ा सिंपल है। इसको समझने के लिए आप हमारे दौरे हुकूमत की रेमिटेंसेस उठा के देख लें कि जिस दिन इमरान खान साहब जा रहे थे कितने अरब डॉलर आपकी रिजर्व पड़े हुए थे, तेल की क्या प्राइस थी, इंडिकेशंस क्या थे, महंगाई के इंडिकेशन क्या थे, रोजमर्रा चीजों की चीनी की कीमत क्या थी, आटे की कीमत क्या थी। ये एवरीडे लाइफ जो आप कभी इस्तेमाल की चीजें थी, आप उनकी कीमतें उठा लें। बड़ा सिंपल है। हमारे दौरे हुकूमत में चीनी जब 90-92 रुपए की हुई, आपकी पूरी मीडिया ने हमें इतना ऐसा उठाया कि जी जैसे हमने कोई इमरान खान सिर्फ चीनी खाता है इस मुल्क के अंदर। आज आपको 260 रुपए की किलो चीनी नजर नहीं आ रही। 152 रुपए। तो जब हम आज जहांगीर तरीन किधर खड़ा है, क्यों नाराज हुआ इमरान खान साहब से? जी राय साहब, सर मैं आ रहा हूं सर। 262 रुपए का तेल आज मीडिया को महंगा नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है 152 रुपए का उनको महंगा लग रहा था। तो बहुत महंगा। देखिए ये इशू नहीं है ना, मीडिया का इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तो रोज बात करता हूं। तो बस आपको 4-5 एंकर्स को छोड़ के बाकी तो नहीं करते ना। मिर्जा साहब, ये बात तो ठीक है कि माजी में जब इस तरह का इशू आता रहा तो उसके ऊपर मीडिया एयर टाइम भी बहुत मिला और पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको टेकअप भी किया। हमने एक जनरल और बड़ी दयानतदारी से मैंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जहां पे भी औरतों के साथ बदतमीजी ज्यादती होती है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें भी दूसरी तरफ से वो बैरियर को, रेड लाइन को पार नहीं करना चाहिए। जो सर प्लीज डू मेक मी अंडरस्टैंड, डॉक्टर साहब प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, इन्होंने कौन सी रेड लाइन क्रॉस की? अगर एक रोड के साइड पे बैठा हुआ कोई बंदा एहतजाज कर रहे हैं तो कौन सी रेड लाइन? अदालत के डायरेक्शंस के ऊपर, अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसमें। सर कौन सी रेड लाइन क्रॉस हुई? प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड। देखिए वहां पे जो तैनात लोग हैं वो और उनके डिसीजन, उनकी हिदायत, उनकी डायरेक्टिव्स मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अंदाजा सर है एक हाई कोर्ट से एक SHO ताकतवर हो गया। प्लीज लेट्स नॉट डू दैट सर। मेरे साहब वी कांट डू दैट, लेट्स नॉट डू दैट सर प्लीज। आप जहां तक शुगर की बात कर रहे थे, शुगर ये कमेटी बनाई है, 6 मीटिंगें करके हमने नाम आइडेंटिफाई करे इदारे के। कल लास्ट मीटिंग थी जहां पे शुगर की प्राइसेस में कार्टेलाइजेशन हुई है। सर जरा नाम बताइएगा। सर नाम बताइए। सवाल था मेरा। बिल्कुल 230 रुपए तक पहुंच। मेरे साहब जरा प्लीज कुछ नाम बताइएगा। बड़े बड़े मिल ओनर कौन है पाकिस्तान के शुगर मिल्स में? कौन कौन है बड़े ग्रुप? जरा नाम बताइएगा प्लीज। रमजान शुगर मिल, सब बड़े सियासतदान भी हैं उसमें। सर नाम बता देना। सर नाम बता दें, क्योंकि आप कह रहे कल ही की बात को मेंशन किया। मैं आपके प्रोग्राम में तो नहीं, क्योंकि अभी रिपोर्ट ऑफिशियली ओपन नहीं हुई है, लेकिन ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि हमने हिम्मत करके उन तमाम लोगों के नाम जो सर मैं नाम लेता हूं। सर आप नहीं करेंगे, मैं नाम लेता हूं। मेरा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सर हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। शरीफ खानदान की शुगर मिल्स का नाम है सर? मैं एक एक इंडिविजुअली शुगर मिल के नाम लूंगा। जहांगीर तरीन साहब की मिल्स का नाम है सर? मुख्तलिफ। हुमायूं अख्तर खान साहब की शुगर मिल्स का नाम है सर? आसिफ अली जरदारी, बिजनेसमैन उसमें शामिल है। सर ऐसे मत करें ना, कम से कम कौम को जानने का हक है, नाम तो बताइए ना। सर अभी रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई है, सिर्फ कल हमने मीटिंग करके एक कंक्लूजन किया है, वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कॉपी आपको दूंगा, मेरा वादा है। चलें, आई विल वेट ऑन दैट सर, मैं इंतजार करूंगा उसका। लेकिन सर यहाँ पर ये भी प्लीज एड्रेस कर दीजिए, इसको थोड़ा सा जरा इसी गुफ्तगू को फैलाते हैं। सर IMF की रिपोर्ट जो है ये आपको, मुझे, पाकिस्तानियों को सबको चार्जशीट कर रही है सर। रीजन कि हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये क्लेम करती है ना कि हम वोटों से जीत के आए हैं,
तो हमारे वोटों से अगर जीते हुए लोग जा रहे हैं और ये करप्शन के 92 किस्म की इंस्ट्रक्शंस आती हैं वहां से, 15 किस्म के महकमे हैं, अफसरान की करप्शन की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं। IMF वाले अभी रिपोर्ट एक पूरी देके गए तो इसके ऊपर भी हमें उन्होंने रोशनी डाली है। ये आपके टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ बहुत ज्यादा जोर है कि आप नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर बैठ जाएगा। ये एनर्जी रिफॉर्म्स पे जोर दे रहे हैं। ये सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है उसके ऊपर जो रिपोर्ट जोर दे रही है। ये ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस और करप्शन के ऊपर इसके बहुत चैप्टर हैं और यही बतला रही है कि अगर सिर्फ इन 3 चीजों को आप सही कर लें, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस एंड करप्शन, जिसमें नैब के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कह रहा है, तो आपकी जीडीपी जो इस वक्त 3% है। सर ठीक है सर, मैंने भी पढ़ी है, बिल्कुल ये भी मेरे सामने पढ़ी है सर। ये देखें जो हर अखबार में जो रिपोर्ट हुआ है सबके प्रिंट आउट मेरे सामने पड़े हुए। सर सवाल वही मिर्जा साहब, आप जैसे डिसेंट एंड सोबर वॉइस से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये हमें बताएं कि ये किन वजूहात पे हुई, कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन सी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। माजी की हुकूमतों ने ये कंप्रोमाइजेस किए हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। आज इस तरह की शक्ल में आई है। ये किसी एक जमात के लिए, ये मौजूदा हुकूमत के बारे में नहीं है, ये और ठीक है सक्सेसिव जो मैसअप हुए ब्रेकअप कर देते हैं। सर ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन सर उस माजी की हुकूमतों में पीपल्स पार्टी भी शामिल है सर जी। ये माजी की हुकूमतों में पीपल्स पार्टी भी शामिल है सर मरकज में जिसने हुकूमतें की हैं उसमें उन्होंने उस पीरियड को कवर करा है, तो पीपल्स पार्टी शामिल हुई ना। पीटीआई भी शामिल है उस पीरियड में, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, किसी हद तक पीपीपी को भी उन्होंने। सर किसी हद तक क्यों सर, ये फिर किसी हद तक क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी किसी हद तक, नून लीग भी शामिल है, पीटीआई भी शामिल है। मुझे 30 सेकंड का कमेंट अगर आप करने दो इस पे सर किया जा रहा है। जी जी देखिए, इन्होंने इसमें जो आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है इसमें पावर सेक्टर सबसे बड़ा टारगेट है कि जिसका सर्कुलर डेट जो है मेरे ख्याल में 45,000 रखा है कि कितना कि 42,000 अरब रुपए इन्होंने रखा है। आपको पता है कि आईपीपीज जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल पार्टी आईपीपीज को लेके आने वाली जमात है। उसके बाद जितने आईपीपीज के एग्रीमेंट्स हुए हैं, ख्वाह वो आपके दोनों एनर्जी एंड पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा पीपल पार्टी के उसमें आते हैं। वो कहते हैं किसी हद तक नहीं, बुनियाद डालने वाले जो हैं। उसके बाद जितने एग्रीमेंट्स कतर के साथ आरएलएनजी के, मैं आपको टाइम दूंगा, कसर जो थी वो मुस्लिम लीग नून ने पूरे कर दी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी उसमें, मुशर्रफ साहब के में भी आईपीपी पॉलिसी बदली गई है, इमरान साहब के वक्त में भी उसमें सर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में तो निगोशिएट हुआ था, इसके ऊपर रीनिगोशिएट किया गया था आईपीपी कतर के साथ, तमाम छोड़ दिया था ना, छोड़ दिया था। उसके बाद आईपीपी नेगोशिएशन जब उन्होंने कहा कि जी इसमें क्रिटिकल नाम है वगैरह, छोड़ दिया था, कंप्रोमाइज किया गया था, उसको आगे नहीं बढ़ाया। ये तो इस हुकूमत ने आईपीपी नेगोशिएशन करके आपके बंद करें। सर क्या खूबसूरत आपका क्या खूबसूरत कमेंट है आपका कि सर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए, जिन्होंने मुआहदे किए, वो जिम्मेदार नहीं है जो रीनिगोशिएट कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि रीनिगोशिएट कंप्लीट नहीं किया उन्होंने, लिहाजा वो भी जिम्मेदार है। नहीं, जब आपके पास आउटकम आई थी तो पीटीआई ने उसको परस्यू नहीं करने दिया। ओके, प्रेशर पे, मैं नाम नहीं ले सकता हूं सर। लेना नाम क्यों नहीं ले सकते आप? शुगर माफिया का नाम आप नहीं ले सकते, आईपीपी का नाम आप नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? शुगर मिल का नाम ले सकते हैं। चाइनीज आईपीपी के नाम आया तो उन्होंने कहा कि जी रोक दे इनको। मुझे पता है जो मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मेरे साहब मुझे बड़ा अफसोस से कहना, मेरे साहब हम सॉरी, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, आप लोग हुकूमत का हिस्सा है, ताकतवर तरीन लोग हैं इस मुल्क के, मतलब आप वो लोग हैं कि जिनके बारे में होता है कि यार ये मुल्क का निजाम चला रहे हैं। सर आप नाम नहीं ले सकते, आप आईपीपीस का नाम नहीं ले सकते, आप शुगर मिल का नाम नहीं ले सकते, आप किसी का नाम नहीं ले सकते। आईपीपीस थे बिजनेसमैनों के, प्राइवेट सेक्टर के थे, और उसके साथ साथ तो सर नाम ले इनका, सर नाम ले इनको, बताएं कि यार इन लोगों ने बड़ा घर किया इस मुल्क का, जो बिजली महंगी है वो लोगों की वजह से, बताइए सर। कहना चाह रहा हूँ तो आप नहीं समझ रहे कि पीटीआई ने जो एक टास्क लिया था, जब आगे बढ़े और उन्हें प्रेशर आया तो उन्होंने उसको कंक्लूड नहीं होने दिया, उसको परस्यू नहीं किया। आईपीपी की जो करप्शन और रीनेगोशिएशन थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी पीटीआई के दौरे हुकूमत में। ये बात मैं साबित करने को तैयार हूँ।
वोरा साहब, आप सुन रहे हैं दोनों मेहमानों की गुफ्तगू। सर एमक्यूएम के वोट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये हुकूमतें बनाते हैं, अदम एतमाद आता है, आप उधर वोट देते हैं, अदम एतमाद हो जाता है। सर कहाँ पे खड़े हुए हैं? आईएमएफ की रिपोर्ट में कौन जिम्मेदार है सर? आप भी तो माशाल्लाह हर हुकूमत का हिस्सा, काफी सारी गवर्नमेंट का हिस्सा रहते हैं, आप कौन जिम्मेदार है सर इसका? देखिए, सबसे पहले तो जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की जिसकी बात की थी अभी मेरे दोस्त ने पीटीआई से, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर आप कंपेयर करें ना, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बेहतर से बेहतर होती चली गई है। आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है वो आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज पर है। आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है वो आपके एनएफसी अवार्ड के सिलसिले में उन्होंने जो सजेशन दी है, उन्होंने 2 साल का जो फॉर्मूला दिया था, उस 2 साल में जो चीजें जिस तरीके से अचीव होनी चाहिए थी, टैक्स कलेक्शन इन पर्टिकुलर, वो नहीं हुआ। तो नाउ वी हैव टू रिसर्च बैक अगेन कि ऐसी कौन सी फॉर्मुलेशन की जाए कि आप जिसमें कि आपका टैक्स नेट बढ़े। अभी अनफॉर्चुनेटली टैक्स नेट आपका जो पिछले 50 सालों से चला आ रहा है वही टैक्स नेट है, लोग उसमें बढ़ नहीं रहे। अभी आपने बात की थी कि आईपीपीएस की, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि आईपीपीएस के साथ रीनेगोशिएट करने के बाद रेट्स को रिवाइज किया गया है आईपीपीएस के साथ, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें आपके तकरीबन 20% प्लस जो आपका डेडलॉक था वो उसमें क्लियर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि थिंग्स आर नॉट गेटिंग वेल, थिंग्स आर गेटिंग वेल इकोनॉमिकली। अरशद साहब आपका शुक्रिया, मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब शाहिद खटक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब हमें ज्वाइन किया जनाब इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब ने, JUIF से इनका ताल्लुक है। ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक दफ़ा फिर से लगता है कि कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि मौलाना के करीब JUI के करीब होना चाह रही है एट दिस मोमेंट। यहाँ तक रिपोर्ट हो रहा है कि मे बी इन डेज टू कम कि जो अपोजिशन का कोई इत्तेहाद बने, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनकी जमात को की बड़ी अहम जिम्मेदारी या उनको फ्रंट फुट पर लाया जाए और बाकी सियासी जमातें इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में मौलाना के पीछे खड़ी हो। इससे भी जरा बात करते हैं। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? अल्लाह के एहसान, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मौलाना JUI कहाँ पे खड़ी हुई है राइट नाउ ऑपोजिशन में? हमने 27वीं यानी तरमीम में तो देख लिया, 28वीं की भी बाज़गश्त है इस्लामाबाद में, JUI पे कहाँ खड़ी है सर एट दिस मोमेंट? देखिए साकिब भाई, जमीयत उलमा इस्लाम तो अव्वल दिन से उनकी पोजीशन बहुत क्लियर है। आपने 26वीं आईनी तरमीम में देखा कि जब 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा हमारे सामने आया तो हमने उसको नाकाबिल कबूल करार दिया और हमने उसको मुस्तरद कर दिया। फिर उसके बाद आपने देखा, आप उसके विटनेस है, तमाम जो है मीडिया उसका विटनेस है कि हम तकरीबन 40 दिन तक उसको खींच के लेके गए। हमने तमाम अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया, PTI के साथ बैठे, सारी चीजें हमने तय की। जब 27वीं तरमीम में उसी 26वीं आईनी तरमीम की खिलाफ वर्जियां आई और वो सामने आई, तो जमीयत उलमा इस्लाम वाहिद सियासी जमात थी जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट दिया। अब भी अगर किसी ऐसी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि उसके पिटारी से क्या चीज बरामद होगी, उस पर असल तबसरा तो उसके बाद ही किया जा सकेगा। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो 26वीं आईनी तरमीम की जो है वो उसकी रूह के खिलाफ हो या 77 के आईन की रूह के खिलाफ हो, तो वो कोई भी चीज जिस तरह 27वीं तरमीम काबिल कबूल नहीं रही, उसी तरह 28वीं तरमीम भी काबिल कबूल नहीं हुई। इंजीनियर साहब, मैंने ये सवाल इसलिए पुटअप किया कि यू सेड कि हमने इस तरमीम के खिलाफ वोट डाला है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सेनेट हो जाए या नेशनल असेंबली हो जाए, कोई भी तरमीम हुकूमत लाना चाहे तो नंबर वो पूरा कर लेते हैं, वो हो जाएगा पूरा, वो क्वेश्चन में नहीं है यहाँ पे। तो सर नंबर गेम में तो अपोजिशन के पास कुछ भी नहीं है, तो क्या यही स्ट्रेटजी रहेगी? वो तरमीम पे तरमीम लाते रहेंगे, आप नेशनल असेंबली और सेनेट में खड़े होकर उनके खिलाफ वोट डालते रहेंगे, या कल को कोई प्रैक्टिकल एहतजाजी पॉलिटिक्स की जानिब भी बढ़ सकती है JUI? देखिए, ये पहली तरमीम है साकिब भाई जो 26वीं आईनी तरमीम को, जिसको तकरीबन इत्तेफाक राय ही समझिए कि उससे लाया गया। 27वीं तरमीम में जो है जब इस अंदाज में आई, इस अंदाज में आपने विटनेस किया, पूरी कौम ने विटनेस किया उसको। अब हमने 23 तारीख को जमीयत उलमा इस्लाम ने 23 और 24 को अपनी शूरा का, मरकजी शूरा का इजलास बुला लिया है, और मरकजी शूरा के इस इजलास के बाद उसमें आपको ऐसे फैसले नजर आएंगे इंशाअल्लाह कि जो सिर्फ इस तरह की रास्ते रोके जाने की बात नहीं होगी, ज़बानी उसकी मुखालफत की बात नहीं होगी। हम इंशाल्लाह मैदान में भी आएंगे और भी बहुत सारी चीजें अगर आपको सामने आती हुई नजर आएंगी और वो इस रूह के खिलाफ होगी जो 77 के आईन की है, तो फिर आपको जमीयत उलमा इस्लाम
चाहे तनहा भी हो क्यों ना हो, वो मैदान में नजर आएगी इंशाल्लाह। आर यू बाकी ट्राइंग जहां तक आपने नंबर्स की बात की है, देखें नंबर्स, ये 73 का आइन जो है, इसकी खुसूसियत ये है कि ये मुत्तफिका आइन था। द मोमेंट आप इस मुत्तफिका पोजीशन को चैलेंज करते हैं, जब आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, जब आप सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, जब आप सियासी जमातों को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, फिर आप तरमीम तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आपको 18वीं तरमीम लानी पड़ती है, जिसमें पीछे किए गए तमाम जो है वो इस तरह की तरमीम को वो अंडू किया जाता है और आइन को अपनी असल रूह में बहाल किया जाता है, असल सूरत में बहाल किया जाता है। मेरे ख्याल में वो दिन अब करीब होगा इंशाल्लाह कि ये सन 73 का आइन जो है वो किसी न किसी वक्त वापस अपनी असल रूह की तरफ जो है उसकी बहाली करता है। इंजीनियर साहब, पॉइंट ब्लैंक पे बात करते हैं, आर यू टेलिंग मी कि JUI बहुत जल्द सड़कों पे आ रही है? बिल्कुल, ये खारिज इम्कान इसलिए भी नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम के लिए सड़कों पर आना ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है, ये हमारे लिए मामूल की सूरत हाल है। और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आइन के जो 2 बुनियादी पिलर्स हैं, चाहे वो इस्लाम है चाहे वो जमहूरियत है, जब इन 2 बुनियादी पिलर्स के खिलाफ किसी भी तरमीम और आइन में उसके खिलाफ जाया जाएगा, जमीयत उलमा इस्लाम आपको सड़कों पे नजर आएगी। लेकिन उसका फैसला इंशाल्लाह 23-24 के मरकजी शूरा के बाद आपके सामने आएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम किस अंदाज में आवाम के सामने आएगी, वो फैसला हमारी मरकजी शूरा ने कर। बाकी सियासी जमातें ऑपोजिशन की उनसे भी राब्ते में है, कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन सकता है? देखिए साकिब भाई, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात अगर हम करें तो अभी आपने कुछ 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले तहरीक इंसाफ का वफद महमूद खान अचकज़ई साहब की क़ियादत में वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वो वफद वो आया था। मौलाना साहब के साथ मुलाकात हुई, राजा नसर अब्बास साहब भी मौजूद थे, कैसर साहब भी मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। उसमें बात हुई थी इस हवाले से कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात हुई। मौलाना साहब ने कहा जी महमूद खान हमारे लिए भी मोहतरम है और हम उनकी उसी तरह हिमायत करते हैं कि उसमें हमें दूसरी बात की जरूरत महसूस नहीं होती। जहां तक डे टू डे अफेयर्स की बात है पार्लियामेंट के अंदर, उस पर भी इत्तेफाक राय हुआ। अब देखें, हमेशा से मैं एक बात कहता चला आ रहा हूं साकिब भाई कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे बड़ी जमात है। ये उसका फर्ज है कि वो तमाम सियासी जमातों को जो उनके साथ अपोजिशन में पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनको किसी कॉमन मिनिमम जो है वो कॉमन एजेंडा पे पॉइंट पर लाए और उसको इत्तेफाक राय की तरफ ले जाए। बज़ाहिर अभी मुझे कोई उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त या इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा। ये फरमाइएगा महमूद खान अचकज़ई साहब आपको एक्सेप्टेबल है एज ऑपोजिशन लीडर? आप क्या सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी है ऑपोजिशन उनको नाम को लेकर? हमारे लिए एक्सेप्टेबल से आगे कभी कोई लफ्ज होता तो शायद वो भी हमारे लिए मैं वो लफ्ज इस्तेमाल कर लेता। वाकई में? जी बिल्कुल, महमूद खान साहब तो हमारे मोहतरम है। हमने तो PDM की तहरीक में इकट्ठे काम किया, हम तो उससे पहले एक दूसरे के साथ हमारा बड़ा बेहतराम का रिश्ता है सियासी तौर पर भी, और आज से नहीं है, हमारे आबा से है। उनके वालिद मोहतरम जो है और हमारे वालिद साहब जो है उनके उस जमाने का ताल्लुक। तो मेरे लिए अगर एक्सेप्टेबल से आगे कोई लफ्ज होता महमूद खान साहब के लिए तो मैं शायद वो भी। फेयर इनफ। ये फरमाइएगा, माजी में हमने देखा CM KP के साबिका जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि आपका एक ही आबाई इलाका है, एक ही हल्का था, सो वी ऑल अंडरस्टैंड कि वो सियासत के डायनामिक्स मुख्तलिफ थे, लफ्जी गोलाबारी दोनों तरफ से जारी रही। अब सुहेल अफरीदी साहब नए चीफ मिनिस्टर, उनके साथ लेकर मामलात कैसे हैं JUI के? देखिए, एक बात उसूली तौर पर ताकि भाई आप समझ लीजिए कि KP में जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन का हिस्सा है, ठीक है, और तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में है। बिल्कुल ठीक तो चाहे वो अली अमीन गंडापुर की सूरत में हो, चाहे वो सुहेल अफरीदी साहब की सूरत में हो, जमीयत उलमा इस्लाम वो अपोजिशन में स्टैंड करती है, आज भी अपोजिशन का हिस्सा है, बल्कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। तो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से हमें सिर्फ एक शिकायत थी जो हम बार बार PTI की क़यादत के सामने रखते थे कि देखें, जब भी हम आपस में करीब आने की कोशिश करते हैं, जब भी अपोजिशन करीब आने की कोशिश करती है और वो ऐसे बयानात दे देते हैं कि उसकी बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान कुछ न कुछ वक्त के लिए फासले आ जाते हैं। अब वो सूरत हाल तो नहीं रही, सुहेल अफरीदी साहब के आने के बाद वो सूरत हाल तो मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल हम KP में अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में ही रहेंगे।
तो इस तरह की सूरत हाल से अब अली अमीन साहब के जाने के बाद अगर वो जो एक कुव्वत फायदा उठाती थी उनके बयानात का, जब वो मौजूद नहीं रहे तो फिर अब इसका फायदा पीटीआई को उठाना चाहिए जमीयत उलमा इस्लाम के करीब आने के लिए। क्यों नहीं उठा रहे, इस सवाल का जवाब शायद पीटीआई वाले आपको बेहतर अंदाज में दे। इंजीनियर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हाई टाइम के अपोजिशन का कोई ग्रैंड अलायंस हम अक्सर गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन लग रहा है कि कोई इस तरह के हालातों वाकयात बन रहे हैं। आपने इंजीनियर साहब की गुफ्तगू भी सुनी कि अगर पीटीआई स्टेप फॉरवर्ड करती है, कोई ग्रैंड अलायंस बनाने की बात करती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन की और बाकी सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, तो कोई एतराज़ JUIF को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब को, इनकी जमात को, कोई मुझे आज की गुफ्तगू से कोई एतराज़ एज सच नज़र नहीं आया। आई थिंक दे आर विलिंग कि उनको अप्रोच किया जाए या कोई इस तरह की ग्रैंड स्ट्रेटजी बनाई जाए कि जिसमें अपोजिशन का इत्तेहाद आपको और मुझे दिखाई दे। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद कैटेगोरिकली बात करते हैं। ये जो भी रिसेंटली IMF वाली रिपोर्ट है, पाकिस्तान की क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने वाला है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कितनी देर, कितना टाइम फ्रेम चाहिए पाकिस्तान को इससे सबसे रिकवर करने के लिए, इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ज़रा इस सेगमेंट में बात करते हैं IMF रिपोर्ट में जिस किस्म के इंकशाफात में, वैसे तो ज़रा भी जो कोई रेगुलर अखबार पढ़ता है उसको पता होगा कि पाकिस्तान की हमारी इकॉनमी, हमारे गवर्नेंस के मसाइल क्या हैं, हमारे करप्शन कितना सीवियर मसला है इस मुल्क के अंदर। लेकिन चलिए, जब IMF जैसा इदारा इस तरह की रिपोर्ट लेके आता है तो फिर उसको गवर्नमेंट्स भी, थिंक टैंक्स भी, टॉक शोज़ भी बहुत सीरियसली लेते हैं कि ओहो दिस हैज़ हैपेंड, हाउ टू फिक्स इट नाउ। हमें ज्वाइन किया जनाब अहमद बिलाल महमूद साहब ने, उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। सर, जिस तरह मैंने इब्तदाइये में अर्ज किया, ये इश्यूज तो जो रेगुलर अखबार भी पढ़ता है उसको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के मसाइल भी हैं, करप्शन भी है, ये तमाम तर मसाइल हैं। सर, जब IMF इसको हाईलाइट करता है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनली भी ये चीज़ें सारी दुनिया की तवज्जो का एक बार फिर से मरकज़ निगाह बनेगी वहाँ पर। सर, हाउ डू वी फिक्स, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रॉब्लम से जान कैसे छूटेगी हमारी? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बैनुल-अक़वामी हलकों में इसकी जितनी पजीराई होगी और जितनी इसकी पब्लिसिटी होगी वो शायद किसी और रिपोर्ट की ना होती। और ये रिपोर्ट हमने खुद ही दरख्वास्त करके बनवाई है। और अगर ये सही है जो कि रिपोर्ट पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हमारी शायद नीयत ये है कि हम चीज़ों को सही करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड हकायक हमारे सामने पेश किया जाए। हालांकि हुकूमत के सामने आपने ये भी सही कहा कि ये बातें कोई नई तो नहीं है, लेकिन ये कम से कम इसकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी और लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी यकीनन बैनुल-अक़वामी हलकों के लिए बहुत ज़्यादा माने रखती है। तो मेरे ख्याल में अब आगे इन्होंने बहुत आसान कर दिया है। इन्होंने हर चीज़ जो इन्होंने आइडेंटिफाई की है कि वो दुरुस्त नहीं है, उसके लिए इन्होंने रिकमेंडेशंस दी है कि आप इस पे अमल करें। और उसके लिए एक मुद्दत का तयन भी कर दिया है कि 6 महीने में करें या आप 12 महीने में करें या आप ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने में करें, यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत के पास अब ये कहने की तो गुंजाइश नहीं है कि ये हमें क्या करना चाहिए, ये क्लियर नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब आपको पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, जुर्रत की ज़रूरत है कि आप उस पर अमल करें और जो भी होली काउज है उनको प्रोटेक्ट करने की बजाय आप उनके बारे में कोई एक्शन करें। अहमद साहब, आपने फरमाया होली काउज एंड सेकेंडली के गवर्नमेंट की विल या गवर्नमेंट के कहने के ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। मैं आज ही शहबाज राना साहब की, हमारे बड़े काबिल रिपोर्टर हैं व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स एंड फाइनेंस, बहुत काबिल रिपोर्टर हैं, शहबाज साहब की खबर थी कि सर गवर्नमेंट ने कुछ नुकात निकलवाए भी हैं, इस कुछ पॉइंट्स इस रिपोर्ट से निकलवाए भी हैं, रिक्वेस्ट भी की थी IMF को रिमूव देम प्लीज। मुमकिन है ऐसा हुआ हो क्योंकि ये रिपोर्ट अगस्त में रिलीज होनी चाहिए थी जी। इसके इस रिपोर्ट के प्रोफेस में लिखा हुआ है दिबाचे में कि ये अप्रैल में ख़त्म हो गई थी जी और अगस्त में इसको रिलीज़ होना है। लेकिन हमने देखा है कि 3 महीने की ताख़ीर से रिलीज़ हुई है। तो यकीनन ये गवर्नमेंट के स्क्रूटनी या रिव्यू में रही होगी। और अगर कुछ चीज़ें, लेकिन IMF उस जिन चीज़ों को अगर फ़र्ज़ करें डिलीट किया गया है वो डिलीट ना करती अगर वो हुकूमत पाकिस्तान उन्हें उसके बारे में ये यकीन ना दिला देती कि आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये दुरुस्त नहीं है।
यानी उसकी एक्यूरेसी के बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने सवाल उठाया होगा और आईएमएफ ने उसी सूरत में उसको डिलीट किया होगा, वरना आईएमएफ की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी मशकूक हो जाती है अगर वो ऐसी चीज़ें निकाल दें बगैर किसी वजह के। सर मैं ये ज़रा एक शहबाज राना साहब का एक ट्वीट है, मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान रिक्वेस्टेड द IMF मिशन ऑन गवर्नेंस इज जस्ट वन एस्पेक्ट, द अदर एस्पेक्ट्स आर द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस embarrassing outcome of the report, which is the charge sheet against all those who have remained in power since independence. Number 2, the government did not expect that the IMF will force it to release the report by making it part of 7 billion loan conditions, as there are dozens of technical reports that are not publicly released. The government delayed the publication by about 3 months and during the period convinced to the IMF to delete few highly critical details. सर शहबाज साहब तो क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको IMF ने फोर्स किया कि इसको पब्लिश करें, छापें अब इसको। जी ये मुमकिन है पब्लिश करने के बारे में। रिपोर्ट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे बनी है जी, लेकिन उसको पब्लिक करने के बारे में ज़रूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने वॉलंटरीली एक्ट हो या आईएमएफ ने कहा होगा अगर हमसे रिपोर्ट बनवाते हो और हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं तो फिर आप इसको पब्लिकली रिलीज भी करें। तो हो सकता है ये ऐसा ही हो और एन मुमकिन है ऐसा ही हो। तो लेकिन ये जो कुछ इस वक्त बाकी है रिपोर्ट के अंदर जी, वो भी एम्बेरसमेंट के लिए तो बहुत काफ़ी है जी, लेकिन एम्बेरसमेंट मेरा ख्याल है इसका असल मकसद नहीं है। हाँ। इसका असल मकसद तो इम्प्रूवमेंट है, रिफॉर्म्स है और हुकूमत को अब ये एम्बेरसमेंट को भूल के इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। सर अफसरान के एहतसाब की बात करती है IMF की रिपोर्ट, असासों की बात करती है, डिटेल्स पब्लिक करने की बात करती है। ये माजी में भी एक दो दफ़ा पाकिस्तान में बाज़गश्त आपने और मैंने सुनी है कि जनाब अफसरान की ड्यूअल नेशनलिटी पे बात की जाए, इनके असासे पब्लिक किए जाएं, फिर सर खामोशी हो जाती। जी हाँ, लेकिन इस दफ़ा IMF ने बार बार के तजुर्बे के बाद ये फैसला किया कि इस दफ़ा ये प्रोग्राम के अंदर ही ये बात उठाई जाएगी और प्रोग्राम की कंटिन्यूटी को इस बात से मशरूत कर दिया जाएगा कि आपने इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है। तो इसमें बहुत सख्त बातें लिखी हुई हैं लेकिन अगर वो हमें खुद अपना वी शुड डू आवर ओन स्टॉक टेकिंग और अगर वो सही है तो हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम उसके ऊपर अमल दरामद करें, उसे इम्प्रूव करें। और अगर मकसद लेपा पोती है तो फिर जाहिर है उससे तो IMF भी ना हमारा प्रोग्राम चलेगा ना शायद आइंदा के प्रोग्राम मुमकिन हो सके कि वो हमें मिल सके। अहमद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि एक तो हमें IMF की कभी ज़रूरत ना पड़े और अगर पड़े तो फिर इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमारे लिए ना हो कि हमें हमारे फ्लॉज हमारे मुंह पे खड़े होकर बताया जाए और हम उनको सॉर्ट आउट ना कर सके। फ्लॉज एक बार बता दिए गए, होप एंड प्रे कि मौजूदा रिजीम ही मौजूदा गवर्नमेंट ही इनको फिक्स करे, इन प्रॉब्लम्स को, इनके सोल्यूशन की तरफ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।